कहानी की शुरुआत थोर नाम के योद्धा से होती है जो वाइकिंग्स का सबसे ताकतवर योद्धा था। पर एक लड़ाई के दौरान उसके जहाज को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, पर इसके बावजूद थोर को इससे कोई परेशानी नहीं थी। और जैसे ही एक दुश्मन ने उस पर हमला किया तो उसने बड़ी ही शांति से उसके हमले को डोज करके उसके 2 टुकड़े कर दिए और ऐसे ही उसने कई और दुश्मनों को भी मार दिया। पर तभी एक आदमी ने उसके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी थोर के दोस्त थोरकल ने बीच में आकर उसे बचा लिया और उसे चौकन्ना रहने को कहा। साथ ही थोरकल ने भी एक बार में कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। उधर थोर ने एक लड़की के ऊपर चढ़कर अपने जहाज पर मौजूद आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर दिया। अपने जहाज पर मौजूद दुश्मनों को मारने के बाद थोरकल ने थोर से उसका हाल पूछा और फिर एक आदमी को कवच की तरह इस्तेमाल करके सामने से आ रहे तीरों को रोकना शुरू कर दिया। थोर अब काफी गुस्से में आ चुका था और उसने अब लड़ाई को खत्म करने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद उसने दुश्मनों के जहाज के ऊपर छलांग लगाई और उसने उन्हें सब्जियों की तरह काटना शुरू कर दिया। और ऐसे ही उसने तीसरे जहाज पर कूदकर उस पर मौजूद सभी दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। उस जहाज पर अब एक आखिरी सैनिक बचा हुआ था जो पहले से ही काफी डरा हुआ था और थोर ने बड़ी आसानी से उसके पेट में हमला कर दिया। पर मरने से पहले उस आदमी ने अपनी बीवी को याद किया, जिसकी वजह से थोर को भी अपनी बीवी की याद आ गई और वो भी कुछ देर के लिए वहीं रुक गया और इसी ने दुश्मनों को उस पर हमला करने का एक मौका दे दिया। और इसी के चलते एक तीर सीधा आकर थोर की छाती पर लगा और इसका फायदा उठाते हुए दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी तलवार भी नीचे गिर गई। थोर को निहत्था देख उनमें से एक सैनिक ने उसे जान से मारने की कोशिश तो करी, पर थोर के जवाबी हमले में वो दोनों ही पानी में गिर गए, जहां दोनों ने एक दूसरे को मारने की बहुत कोशिश करी। पर मौका मिलते ही थोर ने उस सैनिक की तलवार निकाल के उसे ही मार दी और खुद तैरकर किनारे पर पहुंच गया। किनारे पर पहुंचकर थोर की नजर समुद्र पर चल रही लड़ाई पर पड़ी, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन सभी आदमियों को मार क्यों रहा था और इसी के बाद उसने वापस कभी लड़ाई में हिस्सा न लेने का फैसला किया और चुपचाप वहां से निकल गया। कई साल ऐसे ही बीत गए और अब थोर अपने परिवार के साथ आइसलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी हेल्गा, उसकी बेटी इल्वा और उसका बेटा फॉर्फिन थे। अब वो एक किसान के तौर पर काम करता था और उधर उसकी फौज को लगता था कि थोर उस लड़ाई में शहीद हो गया था। उस शाम उसके घर पर काफी सारे बच्चे लीफ की कहानियां सुनने के लिए इकट्ठे हो रखे थे, जो एक सेलर था और जिसने दुनिया घूमी हुई थी। आज वो उन बच्चों को एक गर्म जगह के बारे में बता रहा था, जहां सर्दियां इतनी भयानक नहीं होती थी और जहां हमेशा ही हरी हरी घास दिखती थी। इन बच्चों के लिए ऐसी जगह का होना एक सपना जैसा था। उसी वक्त थोर भी वहां पहुंच गया और उसने सभी बच्चों को अपने घर पर जाने को कहा और खुद लीफ के साथ बातें करने के लिए बैठ गया, जिसने थोर को बताया कि इस साल की सर्दियां बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि अभी से कई लोग सर्दी की वजह से मर रहे थे और अब उन्हें अपनी भेड़ बकरियों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी वक्त इल्वा 2 भेड़ों को लेकर वहां आ गई, जो सर्दी की वजह से काफी कमजोर हो रही थी और अब उन्हें उनका ज्यादा ध्यान रखना था। थोर ने इल्वा को शुक्रिया कहकर सोने के लिए भेज दिया था और खुद लीफ के साथ सर्दियों से कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करने लग गया। अगली सुबह इल्वा और थोर अपने घर की छत के ऊपर से बर्फ हटाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे और तभी इल्वा का पैर फिसलने की वजह से वो सीधा छत से नीचे गिर गई। पर काफी ज्यादा बर्फ होने की वजह से उसे कोई चोट नहीं आई, पर उसे एहसास हुआ कि शायद कोई बर्फ के नीचे दबा हुआ था और उसने तुरंत ही कुत्तों की तरह खुदाई करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी खुदाई करने के बाद उसे उस बर्फ में दबा हुआ एक बहुत ही कमजोर इंसान मिला, जिसके गले में एक टूटी हुई चैन बंधी हुई थी। तुरंत ही थोर उस आदमी को उठाकर अपने घर में ले आया और उसने अपनी बीवी को पानी गर्म करने को कहा और इल्वा उस आदमी के लिए एक मोटा कंबल लेकर आई। थोर ने तुरंत ही वहां आग जलाकर उस आदमी को सीपीआर देना शुरू कर दिया और उधर उसकी बीवी उस आदमी के पैरों को गर्म पानी से धो रही थी। इल्वा के मुताबिक ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो आदमी पहले से ही मरा हुआ था, पर थोर उसकी ना सुनते हुए लगातार कोशिश करता रहा और थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने खांसना शुरू कर दिया। ये देखते ही थोर ने इल्वा से आग को और तेज करने को कहा। थोर ने तुरंत ही उस आदमी से उसके बारे में पूछा, पर वो आदमी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। लेकिन थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद उस आदमी ने बताया कि वो हाफ टन के घर से भागा हुआ था, जो पहाड़ के पीछे वाले गांव का मुखिया था। ये सुनते ही इल्वा काफी डर गई और उसने थोर से इस आदमी को तुरंत ही हाफ टन को लौटाने को कहा। पर थोर ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उस आदमी से पूछा कि आखिर वो भागा क्यों था, जिस पर उस आदमी ने अपनी छाती के ऊपर लगे चोट के निशान दिखाते हुए बताया कि हाफ टन के घर में उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था, इसीलिए उसने वहां से भागने का फैसला किया, पर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो उनके घर के बाहर आकर बेहोश हो गया। वो आदमी फिर से बेहोश होने लग गया था और तभी एक गांव वाले ने थोर के पास आकर उसे बताया कि हाफटन उस आदमी को ढूंढते हुए अपनी छोटी सी सेना लेकर उनके गांव में पहुंच गया था और वो जल्द ही एक लड़ाई शुरू कर सकता था और इसीलिए वो थोर को अपने साथ ले जाने आया था। जाने से पहले थोर ने उस आदमी को अपनी आंखें खुली रखने को कहा। उधर डॉक्स पर लीफ हाफटन के रास्ते में खड़ा होकर उससे सवाल कर रहा था, जिसके जवाब में हाफटन ने अपने हाथ में पकड़ी चेन घुमाते हुए जवाब दिया कि उसका एक खरीदा हुआ नौकर भागकर इस गांव में आ गया था और वो यहाँ सिर्फ उसे ही लेने के लिए आया है। गांव के एक नौजवान लड़के ने अपनी तलवार हाफटन और उसकी सेना की तरफ बढ़ाकर कहा कि वो ऐसे बिना बताए उनके गांव में नहीं घुस सकते थे, पर तभी हाफटन की सेना के एक आदमी ने इस लड़के को पहचान लिया था, क्योंकि वो दोनों एक बार पहले भी आपस में लड़ चुके थे और उस लड़ाई में हाफटन के उस आदमी को अपना हाथ गंवाना पड़ा था।
इसीलिए अपने गुस्से को निकालने के लिए वो एक बार फिर आगे बढ़ा। पर जैसे ही वो दोनों आपस में लड़ने वाले थे कि तभी लीफ ने उन्हें बीच में आकर रोक दिया, क्योंकि ये उस गांव के नियमों के खिलाफ था। पर हाफ्टन के उस आदमी का कहना था कि उसे इन नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी इसी बात ने हाफ्टन को गुस्सा दिला दिया और उसने अपने हाथ में पकड़ी चेन से पहले तो उस आदमी की तलवार को छीना और फिर उसी चेन को उसके मुंह पर लपेटकर जोर से खींच दिया, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग सहम गए और उन्होंने तुरंत ही हाफ्टन को थोर के घर जाने का रास्ता दे दिया। थोर के घर पहुंचने पर हाफ्टन ने उसे बताया कि वो आदमी उसका गुलाम था और वो वहां उसे ही लेने के लिए आया था। उधर इल्वा ने बात को संभालने के लिए हाफ्टन से कहा कि वो लोग उस आदमी को उसी के लिए जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी थोर ने हाफ्टन से पूछा कि आखिर उसने उस आदमी को कितने में खरीदा था, जिसके जवाब में हाफ्टन ने बताया कि उसकी कीमत तो 2 भेड़ थी, और जिसके बाद थोर ने उस आदमी के बदले 3 भेड़ देने का वादा किया। पर हाफ्टन का इरादा कुछ और था। वो उस आदमी को सभी के सामने टॉर्चर करना चाहता था ताकि कोई भी दोबारा ऐसी गलती करने की ना सोचे। थोर ने अपने ऑफर को बढ़ाते हुए 4 भेड़ देने का वादा किया, पर हाफ्टन ने तुरंत ही 8 भेड़ की बात कही, जिस पर थोर ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। हाफ्टन इस सौदे से खुश था और वो चुपचाप वहां से चला गया। पर कुछ ही घंटों बाद उस आदमी की मौत हो गई और उसी शाम थोर ने अपने परिवार के साथ उस आदमी का अंतिम संस्कार किया, जहां इल्वा ने उसे बेवकूफ कहा क्योंकि उसने एक मरे हुए आदमी के बदले में अपनी 8 भेड़ हाफ्टन को दे दी थी। पर थोर को इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन काम करते वक्त फॉरफिन भागता हुआ थोर के पास पहुंचा और उसे डॉक्स पर पहुंची एक वारशिप के बारे में बताया। सवाल करने पर फॉरफिन ने उसे बताया कि उसने और लीफ ने एक जहाज को उनकी तरफ आते हुए देखा और लीफ ने तुरंत ही उसे थोर को बुलाने के लिए भेज दिया। ये सुनते ही थोर तुरंत ही डॉक्स पर पहुंचा, जहां पहले से ही काफी सारे योद्धा खड़े हुए थे, और उन्हीं में से उनके लीडर फ्लोकी ने थोर को देखते ही अपना मास्क निकालकर उसे इज्जत से नमस्ते किया और साथ ही उसने थोर को अपना लीडर भी बताया। ये देखकर गांव के सभी लोग काफी हैरान थे, पर थोर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने फ्लोकी से वहां आने की वजह पूछी, जिस पर फ्लोकी ने उसे अकेले में बात करने को कहा। जिसके बाद वो दोनों बात करने के लिए थोर के घर में चले गए और बाकी के योद्धा ने पूरे गांव को घेर लिया। कमरे में जाने के बाद फ्लोकी ने बताया कि कुछ दिन पहले इंग्लैंड के राजा के आदेश पर उनकी सेना ने अचानक से उनके एक गांव पर हमला कर दिया, जिसमें उन्होंने सभी को जान से मार दिया था और मरने वालों में डेनमार्क के राजा की बहन भी थी। और इसी वजह से अब राजा अंग्रेजों के ऊपर हमला करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सभी वाइकिंग्स को इकट्ठा करने का आदेश दिया था। साथ ही फ्लोकी ने थोर को बताया कि आर्मी को धोखा देकर भागने की सजा सिर्फ फांसी थी, पर फिर भी राजा उसकी इस गलती को भूलकर उसे एक और मौका देना चाहते थे। लेकिन थोर का जवाब था कि अब उसने ऐसी जिंदगी छोड़ दी थी और ना ही वो वापस जाना चाहता था। इसके बाद फ्लोकी ने उसे बताया कि अगर थोर लड़ाई का हिस्सा बनने से मना करता है तो उन्हें राजा के आदेश के मुताबिक पूरे गांव को जान से मारना पड़ेगा। फ्लोकी की यह बात सुनने के बाद थोर के पास और कोई चारा नहीं था और उसने तुरंत ही हामी भर दी। इसके बाद वो फ्लोकी को डॉक्स पर छोड़ने गया, जहां फ्लोकी ने सभी गांव वालों के सामने ये ऐलान किया कि वो लोग जल्द ही इंग्लैंड के साथ एक युद्ध पर जाने वाले हैं, जिसमें थोर उनका लीडर होगा और इसीलिए गांव का कोई भी आदमी इस युद्ध का हिस्सा बन सकता था। फ्लोकी तो ये बात बोलकर वहां से चला गया, पर युद्ध का नाम सुनकर सभी गांव वाले उत्साह से भर गए। पर उधर थोर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो चुपचाप अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद लीफ उससे बात करने के लिए उसके घर पहुंचा, जहां थोर ने उसे बताया कि गांव के किसी भी आदमी ने आज तक युद्ध नहीं देखा था और सभी के दिमाग में युद्ध की एक अलग ही तस्वीर थी और वैसे भी ये सभी युद्ध में मारे जाएंगे। अगले दिन गांव वालों ने एक वारशिप को तैयार करना शुरू कर दिया और उधर सभी बच्चे आपस में युद्ध खेल रहे थे, जहां फॉरफिन बाकी बच्चों को काफी जोर से मार रहा था, जिसके चलते एक बच्चे के हाथ की हड्डी भी टूट गई और इसीलिए उसका पिता उस बच्चे और फॉरफिन को सीधा थोर के पास लेकर गया, जहां सबसे पहले थोर ने उस बच्चे की पट्टी करी और बाकी बच्चों ने उसे फॉरफिन के बारे में बताया, जो अक्सर उन्हें काफी जोर से मारता था। घर पहुंचने के बाद थोर की नजर फॉरफिन के हाथ में पकड़े खंजर पर पड़ी, जो थोर पहले युद्ध में इस्तेमाल करता था। थोर ने तुरंत ही उसके हाथ से उस खंजर को छीना और उसे कहा कि फिलहाल उसके पास कोई दुश्मन नहीं थे और इसीलिए उसे बिना किसी वजह से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फॉरफिन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन वो सभी लोग अपने युद्ध के लिए निकल रहे थे और थोर ने सिर्फ 5 ही लोगों को युद्ध में आने की इजाजत दी थी। तभी एक औरत भागते हुए लीफ के पास पहुंची और उसने उन 5 की सलामती के बारे में पूछा, जिस पर लीफ ने उसे बताया कि असल में थोर किसी को भी अपने साथ युद्ध में नहीं ले जा रहा था और वो इन 5 को बस नॉर्वे तक ही साथ ले जाने वाला था और इन्हें वहां छोड़कर वो वहां से अकेला ही जाएगा। ये सुनकर उस औरत की सांस में सांस आई। उधर थोर फॉरफिन को ढूंढने में लगा हुआ था, पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे फॉरफिन कहीं नहीं मिला और आखिरकार उसने अपनी बीवी को उसका ध्यान रखने को कहा और खुद युद्ध के लिए निकल गया। जहाज को पानी में उतारते ही उन सभी ने चाकू चलाना शुरू किया। थोर के साथ गए 5 आदमी एक तरफ बैठकर चाकू चला रहे थे और वहीं दूसरी तरफ थोर अकेला ही लगा हुआ था, पर फिर भी वो उन 5 से ज्यादा तेज चाकू चला रहा था। ये सब देखकर वो 5 काफी हैरान थे। समुद्र के बीचों बीच पहुंचने के बाद उन सभी ने चाकू चलाना बंद कर दिया, क्योंकि अब हवा ही उन्हें आगे ले जाने वाली थी और वैसे भी अब तक उन 5 के हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे और इसीलिए थोर ने उन्हें बताया कि वो सब अब आराम कर सकते हैं, क्योंकि अब वो लोग यहाँ से वापस नहीं मुड़ सकते। ये बात सुनते ही फॉरफिन बाहर आ गया, जो एक ड्रम के अंदर छुपा हुआ था। उसे वहां देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सबसे ज्यादा हैरान थोर था।
थॉरफिन तुरंत ही जहाज के किनारे में बाथरूम करने के लिए भागा। थॉर ने तुरंत ही उसे पकड़कर काफी पीटा, पर रात होने के बाद वो वापस आकर थॉर के पास ही सो गया। सुबह होने पर लीफ ने ऐलान किया कि वो लोग एक आइलैंड के पास पहुंचने वाले थे, जहां वो सभी थोड़ी देर रुककर आराम कर सकते थे। पर थोड़ा आगे पहुंचते ही लीफ ने सभी को जहाज रोकने को कहा, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आसपास नजर घुमाने के बाद थोर को भी कुछ ठीक नहीं लगा और इसीलिए उसने तुरंत ही जहाज को वापस घुमाने को कहा। पर तभी उनके ऊपर बहुत सारी लकड़ियां गिरने लगी और थोर ने तुरंत ही थॉरफिन के ऊपर कूद कर उसे बचाया। जैसे ही लकड़ियां गिरना बंद हुई तो थोर ने देखा कि उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। पर अच्छी बात यह थी कि उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई थी। थोर ने तुरंत ही सभी को चौकन्ना रहने को कहा, क्योंकि उनके ऊपर हमला होने वाला था। और तभी दो जहाज उनके सामने आए, जिनमें काफी सारे आदमी थे। जहाजों को अपने पास आता देख एक आदमी ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली, पर थॉर ने उसे तलवार को वापस रखने को कहा, क्योंकि वो खुद इस मामले को संभालने वाला था। और साथ ही उसने थॉरफिन को एक खंजर पकड़ाया, पर उसे साफ आदेश दिया था कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना है। जहाज के पास आते ही थोर ने उसके ऊपर छलांग लगा दी, जिसने सबको ही हैरान कर दिया। थॉर को अपने जहाज पर देखकर एक आदमी ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी, पर थॉर ने उसे एक मुक्के में ही बेहोश कर दिया। ये देखकर कई और आदमियों ने उसके ऊपर हमला किया, पर सभी का अंजाम वही हुआ। थॉर धीरे धीरे उस जहाज के वाइस कमांडर की तरफ बढ़ रहा था और इसी रास्ते में कई आदमी उसके ऊपर हमला कर रहे थे, पर वो सभी को बिना तलवार इस्तेमाल करे हरा देता। जैसे ही थॉर कमांडर की तरफ बढ़ा, वैसे ही एक और आदमी ने उसके ऊपर हमला किया, पर थॉर ने उसे एक ही बारी में खत्म कर दिया, जिसे देखकर वाइस कमांडर जॉर्डन पागल हो गया और उसने अपने ही लोगों को उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। जहाज पर खड़े सभी आदमी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए और उधर थॉर समझ गया था कि जॉर्डन पूरी तरह से पागल हो गया था, क्योंकि अब वो अपना सर एक पॉल पर पटक रहा था और उसे इसका कोई दर्द नहीं था। जॉर्डन तुरंत ही थॉर की तरफ हमला करने के लिए भागा, पर थॉर ने अपने तजुर्बे की मदद से सीधा जॉर्डन की आंख पर मुक्का मार दिया। लेकिन जॉर्डन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक बार फिर थॉर पर हमला किया, पर इस बार भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी थॉर की नजर जॉर्डन के लीडर एस्केलेड पर पड़ी, जो उनके जहाज पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर जैसे ही एस्केलेड के आदमी ने जहाज पर चढ़ने के लिए लकड़ी के फट्टे बिछाए, तो थॉर ने तुरंत ही जॉर्डन को उनके ऊपर फेंक कर उन फट्टों को तोड़ दिया, जिसके बाद थॉर वापस अपने जहाज पर आ गया। थॉर को अपने सामने वाले जहाज पर 30 आदमी दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कुछ के हाथ में तीर कमान भी थे। वो जानता था कि वो अकेला सभी को खत्म कर सकता था, पर फिलहाल उसके साथ कुछ आदमी और भी थे जो अपना बचाव नहीं कर सकते थे, और जिनमें से एक उसका बेटा भी था। इसलिए उसने एस्केलेड के सामने एक लड़ाई का ऑफर रखा, जिसमें अगर एस्केलेड जीत गया तो वो थॉर और उसके साथियों को अपना गुलाम बना सकता था, और अगर वो हार गया तो उसे सभी को वहीं छोड़कर जाना होगा। एस्केलेड ये ऑफर सुनकर काफी खुश था और वो एक ही बारी में इसके लिए तैयार हो गया। थॉर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एस्केलेड 5-7 लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा था, जिस पर एस्केलेड ने जवाब दिया कि असल में उसे थॉर को खत्म करने के लिए पैसे दिए गए थे। थॉर का मानना था कि यह काम फ्लोकी का था, क्योंकि वो खुद कभी भी थॉर का सामना नहीं कर सकता था, पर फिलहाल थॉर के लिए सबसे जरूरी यह लड़ाई जीतना था। जैसे ही थॉर एस्केलेड की तरफ बढ़ा तो उसने तुरंत ही अपनी तलवार से पास में बंधी एक रस्सी को काट दिया, जिसके बाद ऊपर लगा जहाज का एक हिस्सा सीधा नीचे आकर गिरा, जिसका फायदा उठाकर एस्केलेड ने अपनी जगह बदलकर थॉर पर हमला कर दिया, जिसमें थॉर को ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर उसकी छाती के ऊपर एक घाव हो गया। इसके बाद थॉर ने एस्केलेड को काट मारने की कोशिश करी, जिससे वो आसानी से बच गया, और तभी थॉर की नजर अपनी छाती से निकल रहे खून पर पड़ी, और उधर एस्केलेड के आदमी अपने लीडर के लिए शोर मचा रहे थे। और इसके बाद थॉर ने उसके ऊपर इतनी जोर से हमला किया कि वो सीधा जाकर नीचे गिर गया, और साथ ही वहीं खड़े सभी लोग हैरान रह गए। एस्केलेड भी समझ गया था कि थॉर कोई मामूली योद्धा नहीं था। इसके बाद दोनों के बीच लगातार लड़ाई चलती रही, और थोड़ी ही देर बाद एस्केलेड को एहसास हुआ कि उसकी तलवार टूटने लग गई थी, और जल्द ही उनमें से किसी एक की तलवार टूट जाएगी, जिसके बाद सामने वाला अपने आप ही विजेता बन जाएगा, और इसीलिए वो सही मौके का इंतजार करने लग गया। और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने थॉर पर इतनी जोर से हमला किया कि उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए, और अब एस्केलेड को लग रहा था कि वो ये लड़ाई जीत गया था, पर सब कुछ थॉर के मुताबिक ही चल रहा था। जैसे ही एस्केलेड ने उसके ऊपर हमला किया तो थॉर ने तुरंत ही उसकी कोहनी पर हमला करके उसकी तलवार छीनकर उसके गले पर रख दी। ये नजारा देखकर थॉरफिन और उसके साथी खुशी से कूदने लग गए। अब थॉर ने एस्केलेड को आत्मसमर्पण करने को कहा, जिस पर उसका जवाब था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसकी सेना उसके पीछे खड़ी थी, और अगर वो ऐसा करता है तो ये उसका अपमान होगा। इसलिए वो चाहता था कि थॉर उसे वहीं मार दे, पर थॉर इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक एक योद्धा को किसी को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, और अगर वो एस्केलेड की तलवार से ही उसको मार देगा तो वो कभी भी अपने आप को एक सच्चा योद्धा नहीं कह पाएगा। ये बात सुनकर एस्केलेड काफी हैरान हुआ, और उसने थॉर की आंखों में देखकर कहा कि उसने आज तक थॉर जैसा योद्धा नहीं देखा था, और अब वो चाहता था कि थॉर उनका लीडर बने, क्योंकि सदियों में एक बार ऐसा योद्धा मिलता है। एस्केलेड की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग काफी हैरान थे, पर अगले ही मिनट एस्केलेड अपनी बात से पलट गया, क्योंकि वो मजाक कर रहा था। अरे ये कैसा मजाक हुआ भाई?
थॉर ने एक बार फिर उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, पर तभी जॉर्डन ने फिर से खड़े होकर फॉर्फिन को पकड़कर उसके गले पर तलवार रख दी। वहां खड़े सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थॉर ने स्केलेट को अपने वादे पर खड़े रहने को कहा, पर स्केलेट का जवाब था कि उसने थॉर को खत्म करने का वादा भी दिया था। थॉर समझ गया था कि ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने स्केलेट को वादा किया कि उसे वो सब मिल जाएगा जिसके लिए वो यहाँ आया था, पर इसके बदले में उसे थॉर के बाकी सभी लोगों को वहीं छोड़कर वापस जाना होगा। इसके बाद थॉर ने अपनी तलवार फेंक कर अपने हाथ ऊपर कर दिए, जिसके बाद एक एक करके कई तीर सीधा आकर उसके शरीर पर लगे, लेकिन वो फिर भी सीधा खड़ा हुआ था और उसकी ये जान देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। उसने जॉर्डन की तरफ देखकर उसे फॉर्फिन को छोड़ने को कहा और जॉर्डन ने भी डर के मारे उसे एक बारी में ही छोड़ दिया। फॉर्फिन तुरंत ही अपने पिता से चिपककर रोने लग गया। उधर थॉर ने लीफ को उसका सर राजा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी ताकि वो गांव वालों को तंग ना करे। तभी थोर का एक साथी अपनी तलवार निकालकर स्केलेट की तरफ बढ़ा, पर स्केलेट ने एक ही बारी में उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उसे चुपचाप वापस जाने को कहा, क्योंकि थोर ने अपनी जान की कुर्बानी लगाकर सबकी जान बचाई थी। इसके बाद स्केलेट अपने आदमी के साथ वहां से निकल गया, पर जाते जाते वो थोर के जहाज को भी साथ ले गया। पर वो फॉर्फिन को उस जहाज पर देखकर हैरान हो गया, जो अपने हाथ में खंजर पकड़कर उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा था। स्केलेट के साथियों ने उससे फॉर्फिन को मारने की इजाजत भी मांगी, पर स्केलेट अंदर ही अंदर थॉर की कुर्बानी की काफी इज्जत भी करता था, इसलिए उसने अपनी सेना को फॉर्फिन को अकेले छोड़ने का आदेश दिया। अगले कुछ दिनों तक फॉर्फिन अकेला ही उस जहाज पर बैठा रहा, यहाँ तक कि उसके पास अब खाना और पानी भी नहीं था। उसने बचा हुआ पानी पीने की कोशिश तो करी, पर वो अब पीने लायक नहीं था। ऐसे हाल में कोई आम इंसान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, पर फॉर्फिन के अंदर जल रही बदले की आग ने उसे जिंदा रखने की ताकत दी और थोड़ी ही देर बाद स्केलेट और उसकी सेना थोड़ी देर के लिए एक आइलैंड पर रुकी। फॉर्फिन भी उनका पीछा करते हुए जहाज से उतरकर जमीन पर आया, पर इतने दिनों से भूखा होने की वजह से उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी और वो तुरंत ही नीचे गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुलने पर उसकी नजर पास से आ रही रोशनी पर पड़ी और जब उसने पास जाकर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि स्केलेट और उसके आदमी उस गांव को पूरी तरह से तबाह करके वहां के सभी लोगों को जान से मार रहे थे और सभी गांव वालों को खत्म करने के बाद वो लोग वहीं पर सो गए। ये मौका फॉर्फिन के बदले के लिए बिल्कुल ठीक था और उसने तुरंत ही अपना खंजर निकालकर स्केलेट को ढूंढना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसकी नजर स्केलेट पर पड़ी, जो अपने टेंट में सो रहा था। फॉर्फिन ने तुरंत ही पास में सो रहे एक याइकिंग की तलवार उठाई, पर जैसे ही उसने स्केलेट को मारने के लिए तलवार ऊपर करी तो उसे एहसास हुआ कि अगर वो किसी को नींद में सोते हुए मार देगा तो वो कभी भी एक सच्चा योद्धा नहीं कहलाएगा। इसलिए वो उस तलवार को वापस रखकर वहां से चला गया। अगले दिन फॉर्फिन सुबह से ही स्केलेट के जागने का इंतजार कर रहा था और उसके उठते ही फॉर्फिन ने अपने से बड़ी तलवार उठाकर उसे एक लड़ाई के लिए चैलेंज किया। तलवार के वजन से कांप रहे फॉर्फिन के हाथों को देखकर स्केलेट की पूरी फौज उस पर हंस रही थी। पर स्केलेट ने उसका ये चैलेंज अपना लिया। स्केलेट ने बिना अपनी तलवार को बाहर निकाले फॉर्फिन को हमला करने को कहा और जैसे ही फॉर्फिन उसकी तरफ बढ़ा तो वो बड़ी आराम से सामने से हट गया, जिस वजह से फॉर्फिन ने अपना संतुलन खो दिया और उसकी तलवार सीधा जाकर सामने पड़ी लकड़ी पर फंस गई। इधर फॉर्फिन अपनी तलवार को निकालने की कोशिश में लगा था और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग उस पर हंस रहे थे कि तभी स्केलेट उसकी तरफ बढ़ा और उसने उसे जोर से एक लात मारी। वापिस उठने के बाद फॉर्फिन खाली पेट जंगल में भटक रहा था और उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था और वहीं दूसरी तरफ स्केलेट के आदमी चिकन और मटन का लुत्फ उठा रहे थे। ये सब देखकर फॉर्फिन की भूख बढ़ती जा रही थी और जैसे ही उन आदमियों ने फॉर्फिन को देखा तो उन्होंने एक खाली हड्डी उसकी तरफ फेंक दी, जिसे फॉर्फिन ने बड़ी भूख के साथ तो देखा पर उसे उठाने से मना कर दिया और चुपचाप वापस जंगल में आ गया, जहां उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी और फॉर्फिन ने उसे पकड़ने की कोशिश तो करी पर वो उसे कई ज्यादा तेज था। रात होने के बाद वो फिर से उस कैंप पर पहुंचा जहां कुछ बची हुई हड्डियां पड़ी थी और उसी वक्त वहां बारिश भी होने लग गई। अपनी भूख के सामने हारते हुए फॉर्फिन ने उन हड्डियों को चबाना शुरू कर दिया पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगली सुबह जब फॉर्फिन अपनी चोरी करी हुई तलवार के साथ सो रहा था तो तभी जॉर्डन की नजर उसके ऊपर पड़ी, जो वहां अपने लिए मशरूम्स लेने गया था। जॉर्डन फॉर्फिन को अभी तक जिंदा देखकर काफी हैरान था और उसने मशरूम उठाते हुए उससे पूछा कि क्या वो तलवार चलाना सीख गया है, पर फॉर्फिन बात करने के मूड में नहीं था और इसीलिए उसने तुरंत ही तलवार निकाली और जॉर्डन को धोखेबाज बोलते हुए उस पर हमला कर दिया। लेकिन जॉर्डन को इससे बचने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी और उसने अपनी कोहनी से ही उसे नीचे गिरा दिया और वो खुद वहां से चला गया। उसी रात जब फॉर्फिन आग जलाकर बैठा हुआ था तो उसकी नजर एक भेड़िए पर पड़ी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। फॉर्फिन ने तुरंत ही अपना हाथ तलवार की तरफ बढ़ाया पर उसे याद आया कि वो तलवार अच्छे से नहीं चला सकता था और इसीलिए इस बार उसने अपना खंजर बाहर निकाल लिया और जैसे ही उस भेड़िए ने उस पर हमला किया तो फॉर्फिन ने अपना खंजर उसके गले में घुसा दिया, जिस वजह से वो भेड़िया वहीं पर मर गया। इस हादसे ने फॉर्फिन का खुद पर भरोसा काफी बढ़ा दिया था। अगली ही सुबह से फॉर्फिन ने अपने खंजर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो काफी अच्छे से उसे इस्तेमाल करने लग गया था।
उसने एक दिन फिर से खरगोश को पकड़ने की कोशिश करी, पर वो अभी भी इसमें नाकाम ही रहा और उसने गुस्से में अपने खंजर को एक पेड़ की तरफ फेंका और वो ये देखकर हैरान रह गया था कि वो खंजर सीधा जाकर उस पेड़ पर अटक गया था। और इसी से उसे आइडिया आया कि वो ऐसे चाकू फेंक कर भी तो हमला कर सकता है। और उस दिन के बाद से ही उसने इसकी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और ऐसे ही उसने खरगोश का शिकार भी किया और आखिरकार उसने कई दिनों के बाद अच्छे से खाना खाया। कुछ दिनों बाद जब स्केलेट और उसके साथी उस जगह को छोड़कर निकल ही रहे थे, तभी फॉर्फिन भी वहां पहुंच गया और उसने सबके सामने स्केलेट को फिर से लड़ाई के लिए चैलेंज किया। स्केलेट को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर वो फिर भी इसके लिए तैयार हो गया। लड़ाई शुरू होते ही फॉर्फिन ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी, पर स्केलेट बड़ी ही आसानी से उन सबसे बच गया और जवाब में फॉर्फिन को एक ही लात मारकर नीचे गिरा दिया। और जैसे ही फॉर्फिन ने वापस उठने की कोशिश करी तो स्केलेट ने फिर से उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया और फिर उसे लात मारता ही गया जब तक जॉर्डन ने बीच में आकर उसे नहीं रोक दिया। पर तभी फॉर्फिन ने पीछे घूमकर उसकी तरफ पूरी रफ्तार से अपना खंजर फेंका, जिससे स्केलेट बड़ी ही आसानी से बच गया। इसके बाद स्केलेट ने वही खंजर उठाकर उसे ठीक फॉर्फिन के सामने फेंक दिया, जो एक बार फिर से लड़ना चाहता था। पर इस बार स्केलेट की शर्त थी कि वो फॉर्फिन से अब तब ही लड़ेगा जब वो पहले युद्ध में लड़कर जीतेगा। इसके बाद फॉर्फिन वापस से खड़ा हुआ और उसने फैसला किया कि अब वो भी युद्ध में लड़ेगा और एक दिन ऐसे ही लड़ाई में वो स्केलेट को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेगा। उधर इंग्लैंड के ऊपर युद्ध पूरे जोर शोर से चल रहा था और याइकिंग्स ने सभी दिशाओं से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। स्केलेट भी युद्ध में जीत कर नाम और शौहरत कमाना चाहता था और इसीलिए वो एक नदी को पार करके एक शहर में पहुंच गया जहां पहले से ही लाशें पड़ी हुई थी। स्केलेट और उसके साथियों के लिए ये सब एक आम बात थी, पर वही फॉर्फिन के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल था। और जैसे ही उसने एक लाश को पास से देखा तो उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। रात को फॉर्फिन खाने के लिए अखरोट ढूंढने में लगा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ स्केलेट बाकी याइकिंग्स आर्मीज के साथ एक समझौता करने में लगा हुआ था। और जैसे ही वो लोग सहमत हुए तभी इंग्लैंड की फौज ने उनके ऊपर हमला कर दिया। याइकिंग ने सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा था और वहां तुरंत ही एक लड़ाई शुरू हो गई, पर जल्द ही स्केलेट ने फौज की कमान संभाल ली और देखते ही देखते याइकिंग इंग्लैंड की फौज पर भारी पड़ने लग गए। उधर फॉर्फिन को स्केलेट की बताई गई शर्त याद आ रही थी और अब वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था, पर बच्चा होने की वजह से अपने सामने इतने खून खराबे को देखकर वो काफी डर भी गया था। पर तभी एक ब्रिटिश फौजी ने पीछे से आकर अपनी तलवार उसके ऊपर रख दी। जवाब में फॉर्फिन ने अपना खंजर बाहर तो निकाला, पर उस फौजी ने एक ही बारी में उसे नीचे पटक दिया और जैसे ही वो उसे मारने वाला था तभी स्केलेट ने पीछे से आकर उस फौजी के पेट में तलवार घुसा दी। जैसे ही फॉर्फिन वहां से निकला तो एक और फौजी ने उस पर हमला कर दिया, पर इस बार फॉर्फिन ने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया था और उसने अपना खंजर निकालकर उस फौजी के पेट में घुसा दिया। लेकिन फॉर्फिन का वार इतना गहरा नहीं था, इसलिए फौजी ने एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी, पर फॉर्फिन ने इस बार अपनी पूरी ताकत से उसके पेट में अपना खंजर घुसा दिया, जिसके चलते उस फौजी की वही मौत हो गई। फॉर्फिन का मन इस हादसे से इतना भर गया था कि उसने वहीं पर रोना शुरू कर दिया और वो रोते रोते कई बार उस लाश पर वार करता गया। वहां खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे और जानते थे कि अब फॉर्फिन एक बच्चा नहीं रहा। उस दिन के बाद से फॉर्फिन लगातार युद्ध का हिस्सा बनता गया और अपने छोटे और तेज शरीर की मदद से वो कई दुश्मनों को मारता गया। अगले कई सालों तक वो ऐसे ही स्केलेट की सेना की मदद करता रहा और कई मौकों पर तो उसने स्केलेट तक की भी जान बचाई। अब फॉर्फिन काफी बड़ा हो गया था और साथ ही उसे अब लड़ाई का काफी तजुर्बा भी हो गया था। ऐसे ही एक बार स्केलेट ने उसे दुश्मनों के एरिया में घुसकर वहां का जायजा लेने के लिए भेजा, पर चीजें उनके प्लान के मुताबिक नहीं थी और दुश्मनों के 3 सैनिकों और उनके पालतू कुत्तों ने फॉर्फिन को घेर लिया था। फॉर्फिन काफी काबिल वॉरियर था और उसने अपनी इस काबिलियत से एक सिपाही को तो मार दिया था, पर बचे हुए दोनों सिपाहियों ने उसे नीचे गिराकर उसे पकड़ लिया था। पर जैसे ही उनमें से एक सिपाही उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने दूसरे सिपाही की कमर पर बंधे उसका खंजर निकालकर उसे गले में घुसा दिया और फिर खड़ा होकर बचे हुए आखिरी सिपाही को भी खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही फॉर्फिन वहां से निकलने वाला था तो 2 और सिपाही वहां पर पहुंच गए और अब उसके पास उनसे लड़ने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। फॉर्फिन ने उन दोनों को भी बड़ी आसानी से खत्म कर दिया और रात होते होते उसने पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया और उधर दुश्मनों के पालतू कुत्ते भी उसका पीछा कर रहे थे, जिनसे फॉर्फिन किसी तरह बचने में कामयाब तो हो गया, पर उसके कंधे पर लगे तीर के घाव और लड़ाई की वजह से हुई थकावट की वजह से वो नदी किनारे जाकर बेहोश हो गया। अगले दिन एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी की नजर फॉर्फिन पर पड़ी, जो उसे अपने साथ अपने घर ले आई। घर पहुंचने पर उस औरत ने फटाफट से उसकी मरहम पट्टी करी और जब फॉर्फिन की आंख खुली तो वो खुद को उस हालत में देखकर काफी हैरान था और उसकी नजर उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी पर पड़ी, जो खाना बनाने में व्यस्त थी। अपने आसपास देखने पर उसने देखा कि उसका खंजर भी उसके पास ही पड़ा हुआ था। तभी उस औरत ने फॉर्फिन को अपनी चिंता छोड़कर उनके साथ खाना खाने के लिए बुलाया और जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया तो वो खुद को रोक ही नहीं पाया। ये देखकर वो औरत तो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी बेटी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि फॉर्फिन के हुलिये को देखकर उसे शक था कि शायद वो एक याइकिंग था और उसे अपने घर में रखना मुसीबत को बुलावा देना जैसा हो सकता है। उसने अपनी माँ को भी इस बारे में सावधान किया, पर उसकी माँ का मानना था कि एक बच्चे की मदद करना उसकी जिम्मेदारी थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की की नजर फॉर्फिन के सर पर पड़ी, जो बालों में लगने वाले जुओं से भरा हुआ था
इसलिए शाम को वो औरत उसके बालों में से जुए निकालने के लिए उसे बाहर लेकर गई और उसे बताया कि उसका बेटा भी फॉर्फिन की ही उम्र का था, पर 2 साल पहले एक बुखार के चलते उसकी मौत हो गई। तभी घोड़े पर सवार एक अंग्रेजी सोल्जर वहां आ गया और उसने उस औरत से एक लड़के के बारे में पूछताछ करी जो याइकिंग का जासूस था। ये सुनते ही फॉर्फिन चौकन्ना हो गया और उसने अपना हाथ अपने खंजर पर रख लिया, पर उस औरत ने सच को जानते हुए भी उस सिपाही से झूठ बोल दिया। और जब उस सिपाही ने फॉर्फिन की तरफ देखते हुए उस औरत से सवाल किया तो उसने जवाब में बताया कि वो उसका बेटा है। सिपाही के वहां से जाने के बाद वो दोनों भी वापस अपने घर में चले गए। रात होने के बाद औरत की बेटी ने अपनी मां पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि एक याइकिंग का साथ देकर वो अपने देश को धोखा दे रहे थे। पर वहीं उस औरत का मानना था कि फॉर्फिन बस एक मासूम सा बच्चा था। लेकिन तभी फॉर्फिन ने एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और उस औरत को वहां से भाग जाने को कहा, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले वहां से भागकर किनारे पर पहुंच गया, जहां उसने एक घर को आग लगाकर स्केलेट को वहां आने का इशारा दिया। आग को देखकर कई गांव वाले उसकी तरफ भागे और साथ ही कई सिपाही भी उस आग को बुझाने के लिए भागे, जिनमें से एक वही सिपाही था जिसने दिन में उस औरत से सवाल जवाब किया था और उसने फॉर्फिन को देखते ही पहचान लिया था। फॉर्फिन ने तुरंत ही अपना खंजर निकालकर 3 सैनिकों को वहां पर मार दिया। उधर गांव वाले अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर डर के मारे सहम गए और इन्हीं गांव वालों में वो औरत भी थी जिसने फॉर्फिन को बचाया था। आखिरी बचे हुए सैनिक ने भी फॉर्फिन पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन फॉर्फिन ने एक ही बार में उसके हमले को डॉज करके उसे भी खत्म कर दिया। फॉर्फिन ने उस औरत को वहां से भागने को कहा, पर वो औरत चुपचाप वहां खड़ी रो रही थी। उधर याइकिंग भी आखिरकार वहां पहुंच गए और उन्होंने आते ही अपने सामने आने वाले हर इंसान को खत्म करना शुरू कर दिया। सर्दियां वापस आ गई थी और स्केलेट बर्फ पड़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा सोना जीतना चाहता था, पर इंग्लैंड में बर्फ ज्यादा होने की वजह से उसने फ्रांस की तरफ बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि सभी जानते थे कि फ्रांस को जीतना बहुत ही आसान काम था। फ्रांस पहुंचकर स्केलेट की नजर 2 फौज पर पड़ी जो आपस में लड़ रही थी। उन दोनों की फौज को देखते ही वो समझ गया था कि उन्हें युद्ध लड़ने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनमें से एक फौज किले के अंदर थी और दूसरी फौज उस किले में सामने से घुसने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत ही मुश्किल था। इसलिए ज्यादा आदमी होने के बावजूद भी वो लोग लगातार हारते ही जा रहे थे। अपने सामने हो रही इस लड़ाई को देखने के बाद स्केलेट ने सारा सोना लूटने का फैसला किया और उसके प्लान के मुताबिक वो किले के बाहर खड़ी फौज की मदद करने वाला था और इसके लिए उसने अपने सबसे काबिल योद्धा फॉर्फिन को बुलाया। फॉर्फिन का काम रेड आर्मी के कमांडर के पास जाकर एक डील करना था, जिसके मुताबिक स्केलेट और उसकी फौज किले पर कब्जा पाने में उनकी मदद करने वाले थे, जिसके बदले में वो कमांडर उन्हें लूटा हुआ सोने का आधा हिस्सा देगा। साथ ही फॉर्फिन को उनके कैंप में रहकर उनकी सारी प्लान की जानकारी भी इकट्ठी करनी थी। पर उधर फॉर्फिन इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि वो स्केलेट के लिए पिछले 4 साल से लड़ रहा था, पर उसे अब भी उसका हक नहीं मिला था, जिस पर स्केलेट ने उसे सोने के सिक्के देने की बात भी करी। पर फॉर्फिन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे तो बस स्केलेट से एक बार फिर लड़कर अपने पिता की मौत का बदला लेना था। ये बात सुनते ही वहां खड़े सभी सिपाही हैरान रह गए। पर उधर स्केलेट ने फॉर्फिन को वादा किया कि अगर वो किले के अंदर से लड़ रही फौज के कमांडर का सर उसके हाथ में लाकर देगा तो वो उसे लड़ाई का एक और मौका जरूर देगा। ये सुनते ही फॉर्फिन तुरंत ही रेड आर्मी के कैंप की तरफ भाग गया। रेड आर्मी के कैंप पहुंचने तक सूरज ढल चुका था और इसीलिए सिपाहियों ने उसे अंदर आने से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद फॉर्फिन ब्लू आर्मी का एक जासूस हो सकता है। पर फॉर्फिन को फालतू बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने तुरंत ही एक सिपाही का हाथ मरोड़कर उसके गले पर अपना खंजर रख दिया और फिर उस सिपाही को अपने कमांडर के पास ले जाने को कहा। आखिरकार फॉर्फिन रेड आर्मी के कमांडर तक पहुंच ही गया, जो दिखने में काफी अजीब था। फॉर्फिन ने उसे स्केलेट की डील बताते हुए बताया कि अगर वो इस डील के लिए तैयार हो गया तो कल शाम होने तक किले पर उसका कब्जा होगा, और वहीं अगर वो इस डील के लिए मना कर देगा तो स्केलेट और उसकी फौज उन पर हमला करके ब्लू आर्मी से डील कर लेगी। फॉर्फिन की बात सुनने के बाद उस कमांडर ने उसके गले पर हथियार रखकर उसे डराने की कोशिश तो करी, पर फॉर्फिन का कहना था कि अगर उसने उसे मार दिया तो स्केलेट उसका जवाब ना ही समझेगा और सुबह होते ही उन पर हमला कर देगा। अब कमांडर के पास स्केलेट के ऑफर मानने के सिवाय कोई और चारा नहीं था और उसकी हामी मिलते ही फॉर्फिन ने कुछ जलते हुए तीर छोड़कर स्केलेट को भी इशारा भेज दिया। अगली सुबह रेड आर्मी फिर से हमला करने के लिए तैयार थी, पर याइकिंग का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था, जिसकी वजह से कमांडर काफी नाराज था। पर फॉर्फिन ने उसे हमला करने को कहा और उसकी बात मानते हुए कमांडर ने अपनी सेना को फिर से किले की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। उधर ब्लू आर्मी किले के अंदर से ही उन पर तीर चला रही थी। इसी बीच फॉर्फिन ने एक आदमी से ब्लू आर्मी के कमांडर के बारे में पूछा, जिस पर उसने एक सिपाही की तरफ इशारा किया जिसने एक हेलमेट पहना हुआ था, और अपना जवाब मिलते ही फॉर्फिन पूरी रफ्तार से किले की तरफ भागा। ठीक उसी वक्त हजारों याइकिंग अपने कंधों पर बड़े बड़े जहाजों को उठाकर पूरी रफ्तार से भागते हुए जंगल से निकले, जिन्हें देखते ही सभी हैरान हो गए और देखते ही देखते याइकिंग्स ने उन जहाजों को पानी में उतार दिया ताकि वो किले के पीछे वाले गांव की तरफ से हमला कर सके। किले पर खड़े सिपाहियों ने तुरंत ही उनके ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया, पर उधर फॉर्फिन ने लोगों को मारते हुए दीवार चढ़ना शुरू कर दिया, जिसे देखकर दुश्मनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर एक बच्चा उनके किले में इस तरीके से कैसे घुस सकता था। फॉर्फिन की इस काबिलियत ने स्केलेट का काम आसान कर दिया और उसने मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। उधर एक सिपाही ने फॉर्फिन पर हमला किया तो उसने अपने खंजर से उसकी उंगलियां ही काट दी।
इसके बाद एक एक करके सभी सिपाहियों ने उसके ऊपर हमला किया, पर थॉरफिन का सारा ध्यान सिर्फ कमांडर के ऊपर था और वो बड़ी ही आसानी से सबको मारता हुआ कमांडर के पास पहुंच गया। और इससे पहले कि कमांडर अपनी तलवार निकाल पाता, थॉरफिन ने एक ही बारी में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसे कहते हैं हीरो। पर उसका सर सीधा पानी में जाकर गिरा। शर्त के मुताबिक थॉरफिन को उसका सर स्केलेट के हाथ में देना था और इसीलिए वो तुरंत ही पानी में कूद गया। उधर स्केलेट भी अपनी फौज के साथ हमला करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जो था ज्यादा से ज्यादा सोना लूटना। जब तक रेड आर्मी का कमांडर किले के सामने से अंदर घुसा, तब तक याइकिंग्स सभी दुश्मनों को खत्म करके सारा सोना लूटकर जा चुके थे। आखिरकार थॉरफिन भी कमांडर का सर लेकर जहाज पर पहुंच गया और अब शर्त के मुताबिक वो स्केलेट से लड़ना चाहता था। स्केलेट भी अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार था, पर वो उसके साथ जमीन पर लड़ना चाहता था, ना कि समुद्र के बीच में। इसके बाद आखिरकार वो लोग स्केलेट और उसकी फौज के साथ अपने शहर में पहुंचे, जहां उनके जहाज को देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। जहाज से उतरते ही स्केलेट चुपचाप सीधा गांव की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी टक्कर गांव के एक लड़के से हो गई, जिसने तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर थॉरफिन को उससे माफी मांगने को कहा। पर थॉरफिन की एक नजर से वो लड़का डर गया और चुपचाप खड़ा हो गया। उधर स्केलेट गांव के चीफ के पास पैसों के हिस्से की बात करने के लिए गया और साथ ही उसने चीफ को अपनी लड़ाई देखने के लिए भी आमंत्रण दिया। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था जिसका थॉरफिन को बरसों से इंतजार था। स्केलेट की लड़ाई होने की वजह से पूरा गांव वहां इकट्ठा हो रखा था और सबका मानना था कि स्केलेट के सामने थॉरफिन थोड़ी देर भी नहीं टिक पाएगा और शायद इस लड़ाई में उसे अपनी जान गंवानी पड़े। पर जॉर्डन जानता था कि थॉरफिन पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। लड़ाई शुरू होते ही स्केलेट ने थॉरफिन से सवाल करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करी, पर थॉरफिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने तुरंत ही भागकर स्केलेट पर हमला कर दिया, जिसे वो ऐन मौके पर बच गया। इसके बाद थॉरफिन ने लगातार कई हमले किए, जिन्हें स्केलेट ने रोक तो लिया, पर वो समझ गया था कि अगर उसने थॉरफिन को पीछे नहीं ढकेला तो वो मुसीबत में पड़ सकता था। इसलिए उसने एक हमला करके थॉरफिन को काफी पीछे ढकेल दिया। इसके बाद थॉरफिन ने एक और हमला करते हुए स्केलेट के तलवार को रोक दिया और अपने दूसरे खंजर से उसकी उंगली की तरफ वार किया। पर स्केलेट ये पहले से ही जानता था, इसलिए उसने बीच में ही अपनी तलवार छोड़कर थॉरफिन के हाथ पकड़ने की कोशिश करी, जिस वजह से थॉरफिन को पीछे कूदना पड़ा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्केलेट ने वापस से अपनी तलवार उठा ली। इसके बाद स्केलेट ने अचानक से ही थॉरफिन से बात करते हुए उसके पिता को एक कमजोर योद्धा बताते हुए उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसकी इसी बात ने थॉरफिन को गुस्से से भर दिया, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने के लिए भागा। और स्केलेट यही चाहता था। उसने एक ही बार में थॉरफिन को उठाकर जमीन पर पटक दिया और ये लड़ाई जीत ली। जाते जाते उसने थॉरफिन को और ज्यादा मेहनत करने को कहा। उसी रात सभी लोग टेंट्स के अंदर जश्न मना रहे थे, पर थॉरफिन ठंड होने के बावजूद भी अकेला अपने पिता के जहाज पर बैठा हुआ था, क्योंकि वहां उसे काफी महफूज और सुरक्षित महसूस होता था। थॉरफिन सोते हुए अपने पिता का सपना देख रहा था, तभी उसे एक हाथ का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही अपना खंजर निकाल लिया। पर असल में वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक लड़की थी जो स्केलेट की गुलाम भी थी और वो उसी के कहने पर थॉरफिन के लिए खाना लेकर आई थी। खाना मिलते ही थॉरफिन फटाफट से खाना खाने लग गया कि तभी उस लड़की ने उससे बाहर अकेले बैठने की वजह पूछी और उसका दूसरा सवाल था कि क्या थॉरफिन भी उसकी तरह स्केलेट का गुलाम था, जिस पे थॉरफिन ने जवाब दिया कि वो उसकी तरह कोई गुलाम नहीं है और अगर वो उसकी जगह होता भी तो वो कब का अपने मालिक को मारकर भाग गया होता। आखिरकार सर्दियां खत्म हो ही गई और इसके साथ ही याइकिंग इंग्लैंड पर कब्जा करने के लिए वापस निकल गए और इस बार वो सबसे पहले लंदन पहुंचे, जहां उनके सामने थॉरकल एक दीवार के रूप में खड़ा था। थॉरकल एक समय पर याइकिंग्स का ही हिस्सा था और उसने थॉर के साथ मिलकर कई युद्ध में हिस्सा लिया था, पर अब वो इंग्लैंड की फौज का कमांडर था। याइकिंग ने लंदन पहुंचते ही अपने पूरे जोर के साथ उन पर हमला किया, पर थॉरकल कोई आम योद्धा नहीं था और उसने पुल पर खड़े खड़े ही अपनी कुल्हाड़ी फेंककर एक एक करके याइकिंग्स के सिपाहियों को घायल करना शुरू कर दिया। थॉरकल की ताकत को देखकर पूरी याइकिंग्स की फौज हैरान थी और अपनी सेना का मनोबल टूटता देख फ्लोकी ने थॉरकल से जाकर बात करने का फैसला किया। उसे लगता था कि थॉरकल सिर्फ पैसों के लिए इंग्लैंड का साथ दे रहा था, पर जैसे ही फ्लोकी पुल के पास पहुंचा तो इंग्लैंड की फौज ने उसके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे मजबूर होकर उसे चिल्लाकर सिर्फ ये बताना पड़ा कि वो यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आया है। फ्लोकी की ये बात सुनकर थॉरकल ने अपने सैनिकों को रुकने का इशारा किया और फिर फ्लोकी को एक पुराने दोस्त की तरह सम्मान दिया। फ्लोकी ने डेनमार्क के राजा की तरफ से थॉरकल को एक ऑफर दिया, जिसके मुताबिक अगर वो इंग्लैंड की फौज का साथ छोड़कर याइकिंग्स का साथ देगा तो डेनमार्क के राजा उसकी सारी पुरानी गलतियों को माफ करके उसे वापस से अपने देश में जगह के साथ साथ काफी सारा पैसा भी देंगे। पर वही अगर थॉरकल इस ऑफर को मना कर देगा तो याइकिंग्स के पास उसे मारने के सिवाय कोई और चारा नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद थॉरकल ने जवाब दिया कि इंग्लैंड की फौज याइकिंग्स के मुताबिक काफी ज्यादा कमजोर है और अगर उसने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया तो इंग्लैंड कुछ ही दिनों में ये युद्ध हार जाएगा, जिसमें उसे कोई खास मजा नहीं आएगा। और इसीलिए उसने इंग्लैंड का साथ देने का ही फैसला किया और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनके ऊपर फेंक दिया। ये देख ऐन मौके पर फ्लोकी ने जहाज को वापस मोड़ लिया, पर उधर थॉरकल की फौज लगातार उन पर तीर बरसा रही थी। इसके बाद याइकिंग्स ने अपने पूरी ताकत के साथ हमला करने का फैसला किया और लगातार तीरों की बारिश के बीच में भी वो लोग आखिरकार पुल के नीचे तक पहुंच ही गए, जहां उन्होंने पुल को काट कर गिराने की कोशिश शुरू कर दी। उधर इंग्लैंड के सिपाही लगातार उनके ऊपर तीर और पत्थरों की बारिश कर रहे थे, पर याइकिंग्स का ध्यान सिर्फ उस पुल को गिराने पर था।
लेकिन तभी थोरकल ने एक बड़ी सी लकड़ी को जहाज पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने ऐसे ही कई सारी लकड़ियों को फेंक कर कई जहाजों को तबाह कर दिया, जिसमें कई सैनिकों की मौत भी हो गई और ये सब देखकर बचे हुए जहाज वहां से वापस भाग गए। इंग्लैंड की फौज को लग रहा था कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया है, पर तभी उनकी नजर एक बहुत बड़े जहाज पर पड़ी, जिसका कमांडर कोई और नहीं बल्कि एस्केलेड ही था। और उसी जहाज पर थॉरफिन भी सवार था, जिसे थोरकल को मारने का काम मिला था, जिसके बदले में एस्केलेड ने उसे लड़ाई का एक और मौका देने का वादा किया था। थोरकल की फौज ने एक बार फिर से तीर बरसाना शुरू कर दिया, पर किसी तरह एस्केलेड अपने जहाज को पुल के इतने पास ले आया जहां से थॉरफिन छलांग लगाकर पुल पर चढ़ सकता था। और प्लान के मुताबिक थॉरफिन ने ठीक ऐसा ही किया। पहली नजर में ही थोरकल ने उसकी आंखों में जुनून देख लिया था और इसीलिए उसने अपनी फौज को उस पर हमला करने से रोक दिया, क्योंकि वो अकेला ही थॉरफिन से लड़ना चाहता था। जैसे ही थोरकल ने एक बड़ी लकड़ी से उस पर हमला किया तो थॉरफिन बड़ी ही आसानी से उस हमले से बच गया, जिसके बाद थोरकल ने उसके ऊपर कई और हमले भी किए, पर अपने छोटे साइज की मदद से थॉरफिन बड़ी आसानी से उन हमलों से बच गया। ये देखकर थोरकल ने उस लकड़ी को पानी में फेंक दिया और अब उसने अपने हाथों से लड़ने का फैसला किया। थॉरफिन ये देखकर काफी हैरान था, पर फिर भी वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। पर तभी एक बहुत तेज मुक्का उसकी तरफ आया, जिससे वो बच तो गया, पर वो समझ गया था कि अगर ये मुक्का उसके मुंह पर लग जाता तो शायद वो वहीं खत्म हो जाता। थोरकल के कुछ कर पाने से पहले ही थॉरफिन ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसकी हथेली के ऊपर चोट तो आ गई, पर उसके बड़े शरीर की वजह से उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो ये देखकर काफी खुश था और उसने लगातार उसके ऊपर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया, जिनसे थॉरफिन बच तो गया, पर जैसे ही उसने काउंटर अटैक करने की कोशिश करी तो थोरकल ने उसे रोककर थॉरफिन को पीछे ढकेल दिया। थॉरफिन समझ गया था कि थोरकल की सभी कमजोरियां काफी ऊपर थी, इसलिए उसने दिमाग लगाकर नीचे की तरफ एक हमला करने का नाटक किया और जैसे ही थोरकल ने उसे लात मारने की कोशिश करी तो उसने तुरंत ही उससे बचकर थोरकल के पैर पर लात मार दी, जिसकी वजह से थोरकल अपने पैरों पर आ गया। थॉरफिन ने इसका फायदा उठाकर उसके गले पर हमला करने की कोशिश करी, पर थोरकल ने उस हमले को अपने हाथ से रोक दिया और उसे उठाकर पटकना शुरू कर दिया। उधर एस्केलेड ये सब देख रहा था और उसका मानना था कि शायद थॉरफिन अब जिंदा ना बचे और इसीलिए उसने अपनी सेना को वापस मुड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही थॉरकल की नजर उन पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया और उसने थॉरफिन को भी ये बात बताई जो उसके सामने जमीन पर पड़ा हुआ था। पर इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, थॉरफिन ने वापस से खड़े होकर अपने खंजर से एक हमला किया, जिसमें थॉरकल की आखिरी की 2 उंगलियां कट गई और वो खुद दीवार के साथ एक चोटिल हालत में खड़ा हो गया। थॉरफिन की काबिलियत देखकर थॉरकल काफी ज्यादा हैरान था और उसने थॉरफिन से उसके पिता का नाम पूछा, जिस पर उसने जवाब में थॉर का नाम लिया। थॉर का नाम सुनते ही थॉरकल सहम गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने थॉर के साथ लड़ी गई सारी लड़ाइयां आ गई। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता थॉरफिन पुल से कूदकर वहां से निकल गया। पीछे से थॉरकल ने उसे कभी फिर वापस आने को कहा ताकि वो एक बार फिर लड़ सके। काफी देर तक तैरने के बाद थॉरफिन अपनी चोटों के साथ वापस जमीन पर आ गया और थोड़ी ही देर बाद एस्केलेड और उसकी फौज के साथ मिल गया, जिन्होंने अपनी हार के बाद वहां हमला ना करने का फैसला कर लिया था और अब वो लोग किसी और जगह की तरफ बढ़ रहे थे। उस रात उनकी फौज ने पास ही के एक गाँव में रुकने का फैसला किया। अगली सुबह जब एस्केलेड थॉरफिन के साथ बात कर रहा था तो उसकी नजर पास ही से जा रहे एक घोड़सवार पर पड़ी और उसने तुरंत ही उसे अपने पास बुलाया। ओए इधर आ। पास आने पर पता चला कि वो आदमी प्रिंस कैनोट की फौज का सिपाही था। प्रिंस कैनोट डेनमार्क का अगला राजा था, जिसे लंदन ब्रिज पर हमला करने के लिए 4000 सैनिकों के साथ भेजा गया था। पर एक दिन थॉरकल ने दिन में ही उनके ऊपर हमला कर दिया और अपनी ताकत की मदद से उसने सिर्फ 400 सिपाहियों के साथ ही प्रिंस की पूरी सेना को खत्म करके प्रिंस को कैदी बना लिया था। और अब ये सिपाही डेनमार्क के राजा के पास प्रिंस को बचाने की मदद मांगने जा रहा था। एस्केलेड ने बिना कुछ सोचे ही उस सिपाही का गला काट दिया, जिसने वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। जोर्डन के पूछने पर उसने बताया कि अब वो लोग प्रिंस को आजाद करवाएंगे, क्योंकि कोई भी राजा प्रिंस के बदले में उन्हें काफी ज्यादा पैसे दे सकते थे, चाहे वो इंग्लैंड का राजा हो या फिर डेनमार्क का। इसके बाद उसने अपनी सेना को थॉरकल से लड़ने के लिए तैयार होने को कहा, जो फिलहाल प्रिंस को कैदी बनाकर जंगल में ले जा रहा था। वो ऐसा करके डेनमार्क के राजा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते थे, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा था और उसने तुरंत ही अपनी फौज को वहीं रुकने का आदेश दिया और फिर एक भाला जंगल की तरफ फेंका, जो सीधा जाकर प्रिंस कैनोट के एक सिपाही को लगा। जिसके बाद वहां छुपे प्रिंस कैनोट के सैनिक सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि वो यहाँ प्रिंस को बचाने के लिए आए हैं और इस वक्त उनके साथ 2000 सैनिक थे। थॉरकल का मानना था कि वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि कोई भी सिपाही अपनी फौज का सच नहीं बताता, पर उसने तुरंत ही प्रिंस को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रिंस कैनोट की सेना का कमांडर बाद में ये बहाना न दे सके कि वो लोग प्रिंस के बंदी होने की वजह से थॉरकल पर अच्छे से हमला नहीं कर पाए। उधर प्रिंस कैनोट का केयर टेकर रगनार अब वहां से चुपचाप जाना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी हाल में प्रिंस की जान को फिर से खतरे में नहीं लाना चाहता था। पर थॉरकल के लगातार तानों के चलते वहां खड़े सभी सिपाहियों ने अपनी तलवार निकाल ली, जिसके बाद एक घमासान युद्ध शुरू हो गया और लड़ाई शुरू होते ही थॉरकल ने
अपने कुल्हाड़ी के सामने आने वाले सभी सैनिकों के टुकड़े करना शुरू कर दिया। वो सैनिकों को ऐसे काट रहा था जैसे मानो किसी सब्जी को काट रहा हो। रगनार लगातार अपने सैनिकों को प्रिंस के पास ही रहने को कह रहा था, पर उधर थॉरकल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक इसी समय दूसरी तरफ एस्कैलेड भी अपनी सेना के साथ पूरा तैयार था। उसने पूरे जंगल में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जो देखते ही देखते लड़ाई वाली जगह भी पहुंच गई और इसी आग ने सिपाहियों को जलाना शुरू कर दिया और चारों तरफ धुआं फैलने की वजह से किसी को कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। थॉरकल की सेना ने उसे वापस मुड़ने की सलाह दी, क्योंकि किसी ने भी जंगल में अचानक से लगने वाली आग के बारे में नहीं सोचा था। पर थॉरकल पेट्रोल की खुशबू से ही समझ गया था कि ये आग अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई थी। उधर एस्कैलेड ने फॉरफिन को प्रिंस को वापस लाने की जिम्मेदारी दी थी और इसीलिए उसे पानी से अच्छे से भिगाकर सबसे तेज घोड़े पर बिठाया गया। फॉरफिन प्लान के मुताबिक घोड़े पर बैठकर पूरी रफ्तार से प्रिंस की तरफ बढ़ा। उधर थॉरकल की फौज ने प्रिंस कैनोट के सैनिकों को मारकर फिर से प्रिंस को घेर लिया था, पर तभी फॉरफिन भी वहां पहुंच गया, जिसे देखते ही एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। पर फॉरफिन ने बड़ी ही आसानी से उस आदमी को मार दिया। फॉरफिन की फुर्ती और काबिलियत को देखकर वहां खड़े सभी सिपाही काफी हैरान थे और तभी धुएं के बीच में से निकलकर थॉरकल भी वहां पहुंच गया और उसने फॉरफिन का स्वागत एक पुराने दोस्त की तरह किया। थॉरकल ने सभी को अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए सावधान रहने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि उनमें से कोई भी अकेला फॉरफिन का सामना नहीं कर सकता था। थॉरकल ने एक बार फिर उससे पूछा कि क्या वो सच में थॉर का ही बेटा है, जिस पर हामी भरते हुए फॉरफिन ने उससे पूछा कि आखिर वो उसके पिता को कैसे जानता है। थॉरकल ने जवाब में उसे थॉर के साथ लड़ी अनगिनत लड़ाइयों के बारे में बताया और साथ ही उसने बताया कि उसके मुताबिक पूरी दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर सिर्फ थॉर ही था। इसके बाद थॉरकल ने प्रिंस को फॉरफिन के हवाले करते हुए उसे अपनी पूरी रफ्तार से भागने को कहा, क्योंकि अब से वो हर घड़ी उसका पीछा करने वाला था। आखिरकार फॉरफिन प्रिंस कैनोट और उसके बचे हुए साथियों को लेकर एस्कैलेड के पास पहुंच गया, जहां रगनार ने उसे जंगल को आग लगाने के लिए काफी सुनाया, क्योंकि इसमें प्रिंस की जान को भी खतरा था। पर वो जानता था कि अब सिर्फ एस्कैलेड ही प्रिंस को थॉरकल से बचा सकता है। एस्कैलेड ने जमीन के रास्ते ही चलने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि थॉरकल अब फिर से प्रिंस को कैदी बनाने के लिए उनका पीछा जरूर करेगा और थॉरकल की सेना के मुताबिक उनकी सेना में काफी कम सैनिक थे। इसके बाद वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें एक पूरा नाव वाला मिला, जिससे एस्कैलेड ने नदी की दूसरी तरफ किंगडम ऑफ वेल्स के कमांडर के पास एक संदेश पहुंचाने के बारे में पूछा, जिसके लिए वो नाव वाला तैयार हो गया। इसके बाद एस्कैलेड ने उसे एक चिट्ठी पकड़ाते हुए जल्दी जाने को कहा और वो खुद अपनी सेना के पास वापस आ गया और उन्होंने वापस से चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग एक पहाड़ी के पास रुके, जहां एस्कैलेड के एक आदमी ने जमीन पर कान लगाकर थॉरकल की गतिविधियों को सुनने की कोशिश करी, पर उधर रगनार का मानना था कि उन्हें लगातार चलते रहना चाहिए, वरना थॉरकल जल्द ही उन्हें पकड़ लेगा। एस्कैलेड भी वहां पहुंच गया और तभी उस कान लगाकर सुनने वाले आदमी ने उसे बताया कि थॉरकल अब सिर्फ एक दिन ही दूर है और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी ये बात सुनते ही वहां खड़े सभी सिपाही चिंता में आ गए थे। उस चाइनीज आदमी ने सभी को शांत रहने को कहा और एक बार फिर से ध्यान लगाकर कुछ सुनने लग गया और कुछ ही सेकंड बाद उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस तरफ से उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो दोनों जासूस वहां से भाग गए। इसके बाद एस्कैलेड ने अपनी फौज को तुरंत ही वहां से निकलने का आदेश दिया, जिसके बाद उन लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे वो लोग काफी थक चुके थे, क्योंकि उन सभी को ज्यादातर समुद्र से सफर करने की आदत थी। पर फिर भी वो लोग किसी तरह चलते रहे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि अगर थॉरकल ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो सभी को खत्म कर देगा। रात होने के बाद सभी लोग सो गए, पर एस्कैलेड अभी भी जाग कर आगे का प्लान बना रहा था कि तभी जॉर्डन ने उसके पास आकर उसे भी सोने को कहा, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से जाग रहा था। पर एस्कैलेड ने जवाब दिया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें तुरंत ही वहां से निकलना पड़ेगा। इसके बाद एस्कैलेड ने अपनी फौज को उसी वक्त वहां से आगे बढ़ने का आदेश दिया और पूरी फौज तुरंत ही वापस से चलने लग गई। अगले कुछ दिनों तक वो लोग बारिश में भी लगातार चलते रहे और जब भी उन्हें वक्त मिलता तो वो लोग सो जाते, यहाँ तक कि कुछ लोग तो चलते चलते भी सोने लग गए थे। आखिरकार रगनार ने परेशान होकर एस्कैलेड से उसके प्लान के बारे में पूछा, तो उसने रगनार को चुपचाप चलते रहने को कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक खाली जगह पर पहुंचे, जहां दो लोग पहले से ही खड़े हुए थे। एस्कैलेड ने आगे बढ़कर उनका शुक्रिया अदा किया और तभी उन दोनों के पीछे से एक बहुत बड़ा जहाज भी वहां पहुंच गया। एस्कैलेड और उसकी फौज उसी जहाज से नदी पार करके किंगडम्स ऑफ वेल्स में पहुंच गए, जिसे हमेशा से ही इंग्लैंड से खतरा रहता था और अब इसीलिए उन्होंने एक अलायंस बनाने का फैसला किया। ये बात सुनते ही पूरी फौज की सांस में सांस आई, क्योंकि अब उन्हों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। रगनार ने भी एस्कैलेड के इस प्लान के लिए उसकी तारीफ तो करी, पर साथ ही अब वो चाहता था कि वेल्स उन्हें 3 जहाज इस्तेमाल करने के लिए दे, ताकि लोग नदी को पार करके डेनमार्क की फौज तक पहुंच सके। पर एस्कैलेड ने इसके लिए ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि वेल्स एक बहुत ही छोटा देश था और वो उन्हें 3 जहाज नहीं दे सकता था और इसीलिए उन्हें पैदल चलकर डेनमार्क तक जाना था। पर रगनार के मुताबिक इसमें प्रिंस की जान को बहुत ज्यादा खतरा था और उसकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए एस्कैलेड ने फॉरफिन को प्रिंस कैनोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। पर फॉरफिन ने बहुत ज्यादा गुस्से में एस्कैलेड की तरफ देखा और अब उसकी शर्त थी कि वो ये काम तभी करेगा जब एस्कैलेड इस सब के खत्म होने के बाद उसे एक और लड़ाई का मौका देगा, जिस पर एस्कैलेड ने अपनी हामी भर दी। जैसे ही फॉरफिन ने प्रिंस की तरफ देखा तो वो डर कर रगनार के पीछे छिप गया। वेल के कमांडर ने फॉरफिन को डेनमार्क का अगला राजा समझकर
थोर उससे बात करने के लिए उसके पास आया, पर तभी एस्कैलेड ने प्रिंस कैनोट को अगला राजा बताते हुए उन्हें उससे बात करने को कहा। पर कमांडर को लग रहा था कि वो फॉरफिन की पत्नी है। ये सुनते ही रगनार को बहुत गुस्सा आ गया, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमांडर ने कैनोट से राजा बनने के बाद वेल्स के मामले से बाहर रहने का वादा मांगा। पर प्रिंस फिर से रगनार के पीछे जाकर छुप गया और उसने उसी के कान में अपना जवाब दिया। पर जैसे ही रगनार ने प्रिंस की बात बोलने के लिए मुंह खोला तो कमांडर ने उसे चुपचाप खड़े रहने को कहा, क्योंकि वो सीधा प्रिंस से बात करना चाहता था और इसीलिए उसने बाद में बात करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने वापस से चलना शुरू किया और रास्ते में कमांडर ने एस्केलेड को बताया कि उसने पहले से ही आसपास के लोगों से बात कर ली थी और वो सभी उनकी मदद करने के लिए भी तैयार थे। तभी उनके रास्ते में उन्हें 2 योद्धा दिखाई दिए और तभी उस चाइनीज आदमी ने एस्केलेड को बताया कि वो लोग उनके खिलाफ प्लान बना रहे थे। उसकी बात पर भरोसा करते हुए एस्केलेड ने कमांडर को भी रोक दिया जो उनसे बात करने जा रहा था कि तभी आसपास के कई सारे सैनिकों ने उनके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर दिया और कुछ तीर सीधा जाकर एस्केलेड के घोड़े पर लगे। पर समय रहते एस्केलेड घोड़े से कूद गया और उसने अपनी फौज को जवाबी हमला करने से रोककर सामने खड़े आदमी से पूछा कि आखिर उसे चाहिए क्या, जिस पर जवाब देते हुए उसने अपना नाम असीर बताया और उसके मुताबिक वो याइकिंग्स को किसी भी हालत में अपनी जमीन से जाने नहीं दे सकता था और उसने साथ ही उन सभी को जान से मारने की धमकी भी दे दी। पर उधर जॉर्डन का मानना था कि ये सब बस उसका एक दिखावा था, वरना अगर वो चाहते तो वो उन्हें पहली बारी में ही मार सकते थे और ये सब वो लोग बस एक अच्छी डील पाने के लिए कर रहे थे। तभी असीर ने चिल्लाकर उन्हें बताया कि वो उन सभी को अपना कैदी बना लेगा और फिर प्रिंस कैनोट का इस्तेमाल करके डेनमार्क के राजा के साथ एक डील करेगा। उसकी ये बात सुनते ही एस्केलेड ने प्रिंस कैनोट को आगे कर दिया, जिसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या है। एस्केलेड ने उसे असीर को धमकाने को कहा, पर वो डर के मारे रगनार के पीछे जाकर छिप गया और एस्केलेड की लाख कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकला। इससे परेशान होकर एस्केलेड ने खुद ही इस मामले को संभालने का फैसला किया और उसने वेल्स के कमांडर को बताया कि वो अपने प्लान के बारे में असीर को बताकर इस मामले को जल्द ही खत्म कर देगा। इसके बाद एस्केलेड वेल्स के कमांडर के साथ असीर से बात करने के लिए चला गया और उधर असीर ने भी अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि उसके मुताबिक वो किसी से नहीं डरता था। पर जैसे ही वो तीनों अकेले थे तो असीर ने उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी और उसका कहना था कि उसे ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि उसके आदमियों का हौसला बना रहे और वो किसी भी हालत में खुद को कमजोर नहीं दिखा सकते थे। एस्केलेड ने उसे बताया कि वो बस शांति से उसकी जमीन पर चलकर जाना चाहते हैं, पर असीर ने जवाब दिया कि उसे भी अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा और वो डेन्स को ऐसे नहीं जाने दे सकते थे। इस पर एस्केलेड ने उसे बताया कि वो लाइडिया का बेटा है जो उन्हीं के देश की औरत थी, जो किन ऑर्थर का ही खून था, पर 60 साल पहले डैनिश लॉर्ड ने वॉल्स में हमला किया और इसी में वो उसकी मां को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद एस्केलेड का जन्म हुआ। असीर ये बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि आज तक उन सभी का मानना था कि महान राजा ऑर्थर का खून लाइडिया की मौत के साथ ही खत्म हो गया था और इसीलिए उसने एस्केलेड से इस बात का सबूत मांगा। तो वेल्स के कमांडर ने जवाब दिया कि जब एस्केलेड एक जवान लड़का था तो लाइडिया की मौत के समय उसे वेल्स लेकर आया था ताकि उसे उसके पूर्वजों के साथ दफन किया जा सके। एस्केलेड ने असीर को बताया कि वो भी डेन्स को नफरत करता है और वो प्रिंस कैनोट की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि प्रिंस के राजा बनने के बाद वो उसे अपने इशारों पर नचा सके। असीर ये प्लान सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने एस्केलेड को बताया कि उसकी पूरी फौज को अपने हथियार डालने पड़ेंगे ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो लोग उनके कैदी है और इसी वजह से कोई उन पर हमला भी नहीं करेगा और साथ ही असीर की इज्जत भी बनी रहेगी। एस्केलेड भी उसकी इस शर्त को मान गया और उसने अपनी फौज को अपना हथियार डालने का आदेश दिया, जिन्होंने बिना कोई सवाल करे उसके आदेश का पालन किया। पर रगनार ने ये कहकर अपने हथियार को छोड़ने से मना कर दिया कि उसे प्रिंस की सुरक्षा करने के लिए हथियार की जरूरत है। जब एस्केलेड ने फॉरफिन से उसका हथियार मांगा तो उसने भी इसके लिए साफ इनकार कर दिया। एस्केलेड ने उन दोनों से ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और वो चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद उन्होंने असीर की निगरानी में उस जगह को पार करना शुरू किया और एस्केलेड और उसकी फौज को एक कैदी के रूप में देख वहां के लोग काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही डेन्स की बहादुरी और वीरता के किस्से सुने थे। उस जगह से निकलते ही एस्केलेड ने फिर से अपनी फौज की कमान संभाल ली और वहीं फॉरफिन प्रिंस कैनोट के साथ पीछे बैठा हुआ था। प्रिंस कैनोट बार बार फॉरफिन की तरफ देख रहा था और आखिरकार इससे परेशान होकर फॉरफिन ने उसे साफ साफ बात करने को कहा, जिस पर प्रिंस ने जवाब दिया कि वो कोई डरपोक नहीं है, बल्कि उसे हर चीज का जवाब बहुत सोच समझ कर देना पड़ता है, क्योंकि उसकी हर बात का असर उसके देश के ऊपर पड़ेगा। रगनार और एस्केलेड ये देखकर हैरान थे कि प्रिंस पहली बार रगनार के अलावा किसी और से बात कर रहा था। उधर फॉरफिन ने एक बार फिर से प्रिंस को डरपोक कह दिया, जिस पर प्रिंस ने उसे गुस्से में खड़े होकर बताया कि कैसे उसकी कही हुई बातें युद्ध करवा सकती है और इसीलिए उसे किसी भी तरह के समझौते करने के लिए कई बार सोचना पड़ेगा। उधर सर्दियां वापस आ चुकी थी और एस्केलेड और उसकी फौज इंग्लैंड की भारी बर्फबारी के बीच भी लगातार चल रहे थे, क्योंकि उनके चारों तरफ दुश्मन थे और ऐसे में वो ना किसी से मदद मांग सकते थे, इसीलिए वो बहुत थोड़े समय के लिए आराम कर पाते थे। इसी बीच एक दिन एक सिपाही प्रीस्ट को थोर की कहानी सुना रहा था कि कैसे उसके बिना किसी हथियार के उनके 30 आदमियों को हरा दिया था, पर उसने किसी को भी जान से नहीं मारा था और इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उसे अपने बेटे के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उसकी सारी बात सुनने के बाद प्रीस्ट का मानना था कि थोर पक्का एक क्रिश्चियन ही होगा, क्योंकि उसके मुताबिक डेन्स सिर्फ लोगों को मारने के लिए पैदा होते थे
पर उस सिपाही ने उसे बताया कि थॉर असल में एक नॉर्समैन था जिसका मानना था कि एक योद्धा को किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। प्रीस्ट उसकी सारी बात सुनने के बाद शराब पीकर फिर से सो गया। उस रात उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया, पर रगनार का कहना था कि उन्हें सर्दियां खत्म होने तक रुकना चाहिए क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। पर अस्कैलेट का मानना था कि अब उनके पास चलते रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था और अगर वो लोग रुक गए तो उनके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। तभी उस चाइनीस आदमी ने उन्हें पास से आ रही आवाजों के बारे में बताया। सभी लोग चौकन्ना हो गए, पर उसका कहना था कि उसे औरतों और बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसका मतलब था कि पास में ही एक गांव है। उन्होंने तुरंत ही उस गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, पर तभी प्रीस्ट ने भागते हुए चिल्लाकर गांव वालों को भागने को कहा और उन्हें डेन्स के आने की खबर देने की कोशिश करी, लेकिन वो इससे पहले ज्यादा दूर तक पहुंच पाता स्केलेट और उसके आदमियों ने उसे पकड़कर बहुत पीटा और एक पेड़ से बांध दिया। उधर जॉर्डन एक घर में घुसा जहां कुछ बच्चे, औरतें और एक आदमी था। जॉर्डन ने सीधा टेबल पर पड़ा खाना उठाकर टेस्ट किया और पसंद न आने पर उसने वो खाना जमीन पर गिर दिया और उसकी इसी हरकत ने वहां बैठी एक औरत को गुस्सा दिला दिया और उसने जॉर्डन को खाना ना बर्बाद करने को कहा। जॉर्डन को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने सीधा उस औरत को मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया और ये देखकर बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। उस औरत के पति ने अपनी बीवी को उठाने की कोशिश करी तो जॉर्डन ने उसके गले पर तलवार रखकर उसे घर का सारा खाना निकालने को कहा, जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो गया। उधर स्केलेट की सेना ने सभी गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनका सारा खाना छीन लिया, जिस पर गांव वालों ने स्केलेट से कम उनके लिए आधा खाना तो छोड़ने को कहा ताकि वो लोग सर्दियों में अपना गुजारा कर सके। पर स्केलेट का कहना था कि अब उन्हें सर्दियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उसने प्रीस्ट को भी एक आखिरी चेतावनी दी। रगनार ने स्केलेट से